हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर एस के गिरी और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 चैप्टर 9 तरलों के यांत्रिकी गुण का लेक्चर नंबर 11। और आज के क्लास में हम लोग एक उदाहरण पढ़ेंगे इस चैप्टर का, जो है उदाहरण नंबर 9.7। और यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी की जो नई बुक है उनके क्वेश्चन है। उदाहरण 9.7 क्वेश्चन है, किसी पूर्णतः भारित बोइंग विमान की संगति 3.3 गुना 10 की पावर 5 केजी है। इसका कुल पंख क्षेत्रफल 500 मीटर स्क्वायर है। यह एक निश्चित ऊंचाई पर 360 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ रहा है। अब इस क्वेश्चन में दो पार्ट है। पहला पार्ट बोलता है पंख के ऊपरी तथा निचले पृष्ठों के बीच दबांतर आकलित कीजिए, और बी पार्ट बोलता है निचले पृष्ठ की तुलना में ऊपरी पृष्ठ पर वायु के चाल में आंशिक वृद्धि आकलित कीजिए, जबकि वायु का घनत्व दे रखा है 1.2 केजी पर मीटर क्यूब। ये क्वेश्चन आपका है। तो सबसे पहले क्या गिवन है उसे हम लोग लिखते हैं। क्या हमें फाइंड आउट करना है, क्या हमें ज्ञात करना है, उसे लिखते हैं। क्लियर? देखिएगा, जो एनसीईआरटी की सॉल्यूशन है वो बहुत ही गंदे तरीके से इसको सॉल्व किया है। ठीक है, यहां पे आप समझिए कि इसको कितने सरल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर? तो सबसे पहले हम जो गिवन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में उसको लिखते हैं। यहां लिखा हमने सॉल्यूशन। तो जो आपका बोइंग विमान है इसकी द्रव्यमान दिया हुआ है। देखिए, इसका मास दिया हुआ है, द्रव्यमान संहति मतलब द्रव्यमान दिया हुआ है। m का मान 3.3 गुना 10 की पावर 5 किलोग्राम ये दिया हुआ है। इसका कुल पंख क्षेत्रफल मतलब a का मान दिया है कितना, 500 मीटर स्क्वायर, मतलब पंख का जो क्षेत्रफल है वो दे रखा है। इसके बाद बोलता है यह एक निश्चित ऊंचाई पर 960 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ रहा है। अब ये 960 किलोमीटर पर आवर की चाल जो दिया वो क्या दिया है, पहले इसको समझिए। मान लीजिए ये आपका विमान का पंख कुछ ऐसे है, इस तरह से। तो इसमें जो ऊपर वाली सिरा है इसमें जो वायु जो दूरी तय करेगा वह कुछ ज्यादा दूरी तय करेगा। किसके रिस्पेक्ट में? तो इसके निचले वाले भाग के रिस्पेक्ट में। और मान लीजिए समान समय में वायु इस पंख को क्रॉस कर जा रहा है, पार कर जा रहा है। इसका मतलब है कि ऊपरी सिरा पे जो आपका वायु का चाल होगा वह ज्यादा होगा निचले हिस्से में जो वायु की चाल है। मान लीजिए ऊपर हिस्सा की वायु की चाल को अगर v2 बोले और निचले हिस्सा को हम लोग v1 बोले, तो यहां पर v2 जो है वह v1 से ज्यादा है। क्लियर? क्योंकि यहां पर ऊपरी हिस्सा में वायु ज्यादा दूरी तय कर रहा है, निचले हिस्सा में वायु कम दूरी तय कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर v2 इज ग्रेटर देन v1। तो यहां पर जो ये दिया हुआ है 960 किलोमीटर पर आवर की चाल, ये इसकी एवरेज वैल्यू दे रखा है। मतलब इस दोनों पार्ट पर जो वायु का वेग है उसका औसत मान दिया हुआ है। औसत मान दिया हुआ है मतलब v1 प्लस v2 अब बटा 2 दिया हुआ है। कितना बाबू? तो 960 किलोमीटर पर आवर। अब 960 किलोमीटर पर आवर ये एसआई यूनिट नहीं है, तो एसआई मात्रक में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, इसको 5/18 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा कितना से कटेगा, ये 18×5 = 90। ठीक है, 6 पर 0 मतलब 60, 18×3 = 54। फिर आएगा 6 पर 0 पॉइंट पड़ेगा 3 ऐसे होते चला जाएगा। जब आप इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 5×3 = 15, और फिर 5×3 = 15 और 1 16, और फिर 5×3 = 15 और 1 16, और फिर यहाँ पे 5 में 5 से गुणा करेंगे 25 और 1 26, 2 के बाद में दशमलव, मतलब 266.67
इतना मीटर पर सेकेंड आया। ये क्या आ गया बाबू, तो V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2 आया है, ये वैल्यू आ गया। तो ये दिया हुआ है। अब इसके बाद जो बोल रहा है ये नंबर, इसका जो पहला पार्ट बोल रहा है पंख के ऊपरी तथा निचले पृष्ठों के बीच दबांतर आकलित कीजिए। मतलब कहीं ना कहीं ऊपर और नीचे जो प्रेशर है वह डिफरेंट है, भिन्न है। क्यों भिन्न होगा यहां पे भी हम लोग समझ लेते हैं। ऊपर जो आपका वायु का जो चाल है वो ज्यादा है, किसके रेस्पेक्ट में, नीचे वाले के रेस्पेक्ट में। तो मान लीजिए ऊपर जो प्रेशर है, मतलब ऊपर हिस्सा में जो पंख पर दाब लग रहा होगा, अगर उसको हम P2 बोले और निचले हिस्सा पे जो दाब लग रहा होगा उसको हम P1 बोले, तो P2 कम होगा, P2 कम होगा P1 से, क्योंकि ऊपर वाला जो पंख है, सॉरी जो पंख का ऊपर वाला हिस्सा है वहां पे वायु का क्या है, चाल ज्यादा है, वहां की वेग ज्यादा है। इसका मतलब है वहां की दाब क्या होगी, कम होगी। ऑटोमेटिक है कि यहां पर एक प्रेशर डिफरेंस बनेगा। ठीक है, यहां पर जो प्रेशर डिफरेंस बनेगा वो कितना बनेगा, P1 माइनस P2, यानी प्रेशर डिफरेंस डेल्टा P निकालेंगे वो कितना है, P1 माइनस P2 निकालना है हम लोग को। नीचे का प्रेशर ज्यादा है, ऊपर का प्रेशर कम है, यानी कि प्रेशर डिफरेंस निकालनी है हम लोग, दबांतर निकालना है। ठीक है, यहां पर दबांतर निकालना है। ये हो गई पहला, ये निकालना है। दूसरा पार्ट इसका देखिएगा, ये मेन समझना है, जो कि जो एनसीईआरटी की सॉल्यूशन है इसमें क्लियर से इस पार्ट को वो नहीं लिखा है, यही बेसिकली आप समझेंगे। यहां पर क्या लिखा हुआ है देखिएगा, निचले पृष्ठ की तुलना में ऊपरी पृष्ठ पर वायु के चाल में आंशिक वृद्धि आकलित कीजिए। मतलब ये तो हमें पता ही चला कि ऊपर वाला पृष्ठ है, ऊपर वाला जो पृष्ठ है उस पर वायु का जो चाल है वह ज्यादा है नीचे वाले के रिस्पेक्ट में। तो नीचे वाले के रिस्पेक्ट में कितना ज्यादा है ये हमें निकालना है। क्लियर, तो इसका मतलब कितना ज्यादा है पहले अगर वो निकालना हो तो क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1, ये हो गया आपका वृद्धि, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, तो नीचे वाले के रेस्पेक्ट में, यानी कि डिवाइडेड बाय डेल्टा V भी करना होगा। ये वैल्यू हम लोग को निकालना है, एक्चुअल में ये वैल्यू निकालना है कितना ज्यादा है, तो V2 माइनस V1, और किसके रेस्पेक्ट में, तो नीचे वाले पृष्ठ के रिस्पेक्ट में, यानी V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय V1, ये वैल्यू निकालनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसे समझना है। क्लियर, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालने चलते हैं। देखना, पहला तो बहुत ही आसान है। एक नंबर में देखिए, यहां पे एक नंबर का सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम लोग को, डेल्टा P दिया हुआ है, सॉरी डेल्टा P निकालना है। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां पर जो फोर्स लगेगा वो कौन लगेगा, यहां पर पंख पर जो फोर्स लग रहा है, यानी कि जो आपका बोइंग विमान है उस पर कौन सा फोर्स लगेगा, उसका वेट नीचे की ओर कितना, m इंटू जी के बराबर। क्लियर, तो यहां पर अगर हम लोग प्रेशर डिफरेंस लिखे, डेल्टा P बराबर प्रेशर डिफरेंस के कारण जो फोर्स बना वो कितने के बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा आपके जो वेट लग रहा है उसके, क्योंकि वेट नीचे की तरफ और जो प्रेशर डिफरेंस बन रहा है वो ऊपर की तरफ, और आपका विमान क्या है, संतुलन में, ये भी ध्यान रखना है। मान लीजिए अगर इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें सपोज इसको, तो इसका वेट नीचे की ओर लग रहा होगा और इस प्रेशर डिफरेंस के कारण भी एक फोर्स लग रहा होगा जो किधर लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि नीचे वाला प्रेशर ज्यादा है ऊपर वाले प्रेशर से, तो प्रेशर डिफरेंस किधर होगा, जो प्रेशर डिफरेंस के कारण जो फोर्स बनेगा वो किधर बनेगा, ऊपर की ओर बनेगा। मतलब मान लीजिए प्रेशर डिफरेंस के कारण जो फोर्स बना वो एक बना, ये दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी तो आपका जो विमान है उड़ेगा। नहीं तो मान लो इस फोर्स में कोई भी एक फोर्स ज्यादा और दूसरा फोर्स कम हो जाए, मान लीजिए mg ज्यादा हो जाए f से, तो क्या हो जाएगा, विमान नीचे की ओर गिर जाएगा, तो विमान गिरना भी नहीं है। और मान लो f की वैल्यू ज्यादा हो जाए mg से, तो विमान ऊपर भागने की लगेगा, यह भी नहीं हो रहा है, यानी विमान उड़ रहा है संतुलन की स्थिति में, यानी कि ये दोनों फोर्स क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो डेल्टा P जो डेल्टा P के कारण जो आपका फोर्स बन रहा है, बल बन रहा है, वो f किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका mg डिवाइडेड बाय एरिया। क्यों, क्योंकि यहां पर f और mg आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग को सारा वैल्यूज दे रखा है, क्या क्या दिया हुआ है देखिएगा, m का मान 3.3 गुना 10 की पावर 5, और g का मान ले लीजिए बाबू 9.8, अब बटा में
क्या कर देते हैं, इसको 500 से भाग कर देते हैं। चलिए ये हो गया। अब जरा देखिएगा, हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है। यहां से पॉइंट हटाइए तो यहां पर एक जीरो, फिर यहां से पॉइंट हटाया तो फिर यहां पर एक जीरो, तो ऊपर आ गया कितना 33 इंटू 98, 33 गुना 98। और यहां पर जो 4 जीरो है, 1 2 3 4, इसके 5 को काट देगा ऊपर 10 भी हो जाएगा, ऊपर ये 10 हो गया। अब बटा में नीचे हो गया 5, ठीक है, क्योंकि ये आपका 4 जीरो कट गया, 1 जीरो बचा तो 10 हो जाएगा, ये 10, ये 5 गुना 10 हो गया। अब ये आपको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 33 गुना 66 और गुना 98। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। हम थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए यहां पर कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 66 इंटू 98 ये आ जाता है 6468 के इक्वल, ये आ गया इतना पास्कल। इसकी यूनिट क्या होगी, सभी वैल्यू हम लोग ऐसा यूनिट में रखे हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा पास्कल में, इतना पास्कल। अब देखिएगा इसको हम लोग पॉइंट के टर्म में लिखे तो अगर यहां पर हम लोग 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएं तो ये हो जाएगा 6.468 और गुना 10 की पावर 3 हो जाएगा पास्कल, क्योंकि 3 के बाद में हमने डेसिमल डाला है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6.5 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 3 पास्कल। अगर राउंड अप करने के बाद इसको लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 6.5 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 3 पास्कल। क्लियर। तो ये है इसकी पहली आंसर, मतलब पहला जो पार्ट है वो हम लोग का निकल गया। पहला पार्ट क्या है, पंख के ऊपरी तथा निचले पृष्ठ के बीच दबांतर आंकलित कीजिए। दोनों पृष्ठ के बीच का जो दबांतर होगा डेल्टा पी, जो कि P1 माइनस P2 है, वो कितने के बराबर हो गया, 6.5 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 3 के इक्वल हो गया। ठीक है, अब इसको आप क्या कर लेंगे, नोट कीजिए, नोट कीजिए। फिर चलते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट बनाने। दूसरा पॉइंट हो गया बाबू, ठीक है। चलिए अब इसको हम यहां पे लिख दे रहे हैं, ये जो वैल्यू आपने कैलकुलेट किया इसको लिख दे रहे हैं, कितना है तो 6.5 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 3 पास्कल, इसको हमने यहां पर नोट कर दिया। अब आइए हम लोग दूसरा वाला, निचले पृष्ठ की तुलना में ऊपरी पृष्ठ पर वायु के चाल में आंशिक वृद्धि कितना होगा, इसको हम लोग निकालने चलते हैं। इसको आप नोट करेंगे, मिटा दे रहे हैं इस साइड का, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए ये जो विमान है, ये जो विमान है वह पृथ्वी सतह से कुछ ऊंचाई पे उड़ रहा है, तो इसके जो निचले सतह की, यानी निचला जो इसका सतह है यह पृथ्वी सतह से मान लिया H1 पे है, और इसका जो ऊपर वाला सतह है वो कितना हाइट पे मान लिया, H2 हाइट पे मान लिया। ठीक है, अब ये जो H1 और H2 है वो लगभग बराबर है। H1 और H2 क्या है बाबू, लगभग बराबर है, क्योंकि पंख के बीच की जो दूरी है या पंख के बीच की जो ऊंचाई है उसको हम लोग क्या करेंगे, नेग्लिजिबल लेंगे, क्योंकि मान लेंगे कि ये जो इसकी मोटाई है, पंख की जो मोटाई है वो क्या है, वो बहुत ही पतला है। मतलब किसके रेस्पेक्ट में, ये धरती के रेस्पेक्ट में, यानी जो पृथ्वी से जिस ऊंचाई पर, ध्यान से समझेंगे, पृथ्वी से जिस ऊंचाई पर आपका विमान उड़ रहा है उसके रेस्पेक्ट में इन दोनों के बीच में, यानी ऊपरी सतह और निचली सतह के बीच की जो दूरी है वह क्या है, बहुत ही कम है, क्योंकि आपका क्या है, जो विमान है वो कई किलोमीटर पृथ्वी सतह से ऊपर उड़ रहा है, और इसकी जो आपका दोनों सतह के बीच की जो दूरी है वह किसी मीटर में होगा, 1 मीटर 2 मीटर जो मान लीजिए। तो इसका मतलब है कि पृथ्वी सतह से जो इनके बीच की जो आपका दूरी है, ये आपका H2 माइनस H1 जो है वह क्या हो जाएगा, पृथ्वी सतह के रेस्पेक्ट में वो क्या है, बहुत ही छोटा है। तो हम मान सकते हैं H1 और H2 क्या है, लगभग बराबर है। इट मीन्स H2 माइनस H1 जो होगा वो लगभग क्या होगा, 0, ये मान के चलना है। क्लियर, इस चीज को हम लोग को मान के चलना है।
अब देखिएगा, अगर हम लोग यहां पर ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट को पे हम लोग बर्नौली का थ्योरम अप्लाई करें तो क्या आएगा। यहां पर लिखे बर्नौली के सिद्धांत से, तो बर्नौली के सिद्धांत से क्या होगा, मतलब नीचे वाला पहले लिखें तो यहां का दाब ऊर्जा प्रति एकांक आयतन में प्लस स्थैतिज ऊर्जा प्रति एकांक आयतन में अब प्लस गतिज ऊर्जा प्रति एकांक आयतन में, ये जितना होगा वह ऊपरी हिस्सा पे कितना दाब ऊर्जा प्रति एकांक आयतन, ये स्थैतिज ऊर्जा प्रति एकांक आयतन और गतिज ऊर्जा प्रति एकांक आयतन का जो सम होगा, जो योगफल होगा निचले हिस्से और ऊपरी हिस्से दोनों पे सेम होगा, तो दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। यही तो है हम लोग का बर्नौली का सिद्धांत या बर्नौली का प्रमेय। बर्नौली के सिद्धांत से या बर्नौली के प्रमेय से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं हम यहां पर इस P2 को यहां इधर लाते हैं बाएं साइड, तो यहां पर P1 माइनस P2 इस दोनों टर्म को हम दाएं साइड ले जा रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका रो जी H2 माइनस रो जी H1 इधर हो जाएगा प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर होगा। अब जरा देखना, इसको हम लोग डेल्टा P बोल सकते हैं, डेल्टा P, क्योंकि डेल्टा P का मान क्या है, P1 माइनस P2 है। अब यहां से हो जाएगा रो जी H2 माइनस H1 अब प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है यहां पे देखिएगा लगभग जीरो है, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। अब यहां से क्या मिल गया हम लोग का, डेल्टा P इस क्रॉस को यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 2 हो जाएगा, और रो आके यहां भाग कर दे, ये रो हो गया डिवाइड में, क्योंकि दिस इज इक्वल टू दिस हो गया, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहां आ गया, रो आके डिवाइड हो गया, तो इधर कितना बचा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। क्या इसको हम लोग ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं क्या, V2 माइनस V1 इंटू V2 प्लस V1, इसको तोड़ सकते हैं, V2 का स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम लोग का एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही फॉर्मूला है, तो इसमें लगा दिया, तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू V2 माइनस V1 इंटू V2 प्लस V1। अब हम चाहते हैं कि V2 माइनस V1 की वैल्यू निकालना, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है यहां किधर डिवाइड हो जाएगा, तो यहां पे हम लिखूं V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 2 डेल्टा P अब बट्टा रो, और नीचे हो जाएगा V2 प्लस V1, V2 प्लस V1 को V1 प्लस V2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आइए अब क्या करते हैं, यहां पर वैल्यू रखते हैं, जरा देखिएगा 2 इंटू डेल्टा P, डेल्टा P का मान कितना है बाबू, 6.5 इंटू 10⁻³ अब बट्टा में रो का मान 1.2, देखो यहां पर जो वायु का घनत्व कितना दिया है, 1.2 लिख दिया। उसके बाद यहां पर देखिएगा V1 प्लस V2, देखिएगा V1 प्लस V2 बाई 2 का वैल्यू इतना है, ध्यान से समझेंगे, V1 प्लस V2 बाई 2 की वैल्यू इतना है, तो V1 प्लस V2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू दिस वैल्यू, यानी 2 इंटू 266.65 ये आ जाएगा। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये 2 से 2 गेट कैंसिल, ठीक है। अब यहां पर ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को उड़ा देंगे, तो ये आ जाएगा आपको 65.000, अब बट्टा में ये आ जाएगा 12 इंटू 266.65। अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर से हम यहां पे कैलकुलेटर यूज करते हैं, देखिए कितना आ रहा है, सबसे पहले 12 इंटू 266.65 ये होता है आपका
3199.8, मतलब इस जो वैल्यू आएगा ये आ गया 65,000 डिवाइडेड बाय 3199.8, ये वैल्यू। अब इसको अगर हम लोग डिवाइड करें 65,000 में डिवीजन करें 3199.8, तो ये वैल्यू आ रहा है 20.313। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ गया हमारा 20.31 ले लेते हैं। 20.31 कितना आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, क्योंकि कौन सी वैल्यू निकाले हम लोग, ये V2 माइनस V1 की वैल्यू आ गया 20.31 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग को एक्चुअल में निकालना क्या था, पहले यहां पे देखिएगा V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय V1, तो V2 माइनस V1 तो हमारा निकल गया। अगर हम V1 निकाल ले तो हमारा काम बन जाएगा, ध्यान से समझेंगे। तो V1 निकालने के लिए देखिए क्या है, V1 प्लस V2 दिया हुआ है, V1 प्लस V2 दिया हुआ है, 2 से इसको मल्टीप्लाई करके लिखे तो अब V1 माइनस V2 हमारा निकल गया। अब दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व करके क्या हम V1 की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। V1 की वैल्यू निकल जाएगा, V2 माइनस V1 निकला हुआ है, डिवाइड कर देंगे, हमारा ये वैल्यू निकल जाएगा निचले पृष्ठ की तुलना में ऊपरी पृष्ठ पर वायु की चाल में जो आंशिक वृद्धि है वो हमारा निकल जाएगा। तो पहले इसको आप जरा नोट करें, हम मिटाएंगे, नोट कीजिए, हम मिटाएंगे। यहाँ पे हम लोग को निकालना है निचले पृष्ठ की तुलना में ऊपरी पृष्ठ पर वायु के चाल में आंशिक वृद्धि, ये हम लोग को आकलित करना है, जो कि लैंग्वेज में आप ऐसे लिखेंगे V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय V1। हो गया बाबू, मिटाऊं, चलिए अब यहां से मिटा रहे हैं इस वैल्यू को। यहां पर ये जो वैल्यू है यहां लिख दे रहा है, कितना आया है, तो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 20.31 मीटर पर सेकेंड, ही आ गया। अब इसका हम यूज करेंगे, इस साइड का मिटा रहे हैं। चलिए अब यहां पर देखिएगा, सबसे पहले V1 प्लस V2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 टाइम्स 266.65। अब जरा सा इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना आएगा 10, ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे 6 इंटू 2 12 और 1 13, फिर आ जाएगा 13, फिर आ जाएगा 13 और ये 5, ये आ जाएगा 2 के बाद में दशमलव, ये आ गया 533.0 आ गया। मतलब V1 प्लस V2 की वैल्यू आ गई इतना, और V2 माइनस V1 आ गया हम लोग का 20.31। अब जरा देखिए हम लोग को क्या निकालना है, तो हम लोग को V1 निकालना है। V1 हम लोग को नीचा है, V1 क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। दो इक्वेशन में, ये मान लीजिए आपका पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, तो हमने क्या किया, पहले इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को माइनस करेंगे, साइन बदल जाएगा, है कि नहीं। तो ये आपका कट गया, प्लस माइनस कट गया, ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा 2V1 इज इक्वल टू, चलिए हम थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज करेंगे फास्ट कैलकुलेशन के लिए। यहां से हम लोग का V1 निकल रहा है, कितना है 533.30, उसके बाद माइनस 20.31, सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 512.99, मान लीजिए इतना आ गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका V1 2V1, तो यहां से क्या V1 निकल जाएगा, V1 इज इक्वल टू 512.99 डिवाइडेड बाई 2। अब इसी को क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा आपका
256.49, दिस इज द V1, 256.49 इतना मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग को जो वैल्यू निकालना है आंशिक वृद्धि किसके रिस्पेक्ट में, तो नीचे वाले जो सरफेस है उसके रिस्पेक्ट में, मतलब अब आपका जो मेन बी पार्ट का जो आंसर है नाउ वो कितना हो जाएगा, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई V1, तो V2 माइनस V1 कितना है 20.31 डिवाइडेड बाई 256.49। अब देखिए कितना आ रहा है 20.31 डिवाइडेड बाई 256.49, सॉल्व करने पे आ रहा है 0.0791 ऐसे। तो क्या इसको राउंड अप करें, तो क्या राउंड अप करने पे 0.08 आ सकता है, राउंड अप करने पे बिल्कुल आएगा, ये 9 है 98 लिख सकते हैं। तो इतना आपका वृद्धि हुआ। अगर हमें परसेंटेज निकालना है, अगर मान लीजिए इसका परसेंटेज निकालना है V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय V1 का परसेंट निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दे, परसेंट इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, तो 0.08 इंटू 100, दिस इज इक्वल टू 8%। मतलब जो प्रतिशत वृद्धि हुआ, प्रतिशत वृद्धि किसे, प्रतिशत वृद्धि अगर हम लोग निकाले प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि कितना हो गया 8%। मतलब जो ऊपर वाले पंख के ऊपर वाले जो सतह है वह निचले सतह के सापेक्ष, जो आपका पंख का ऊपरी सतह की जो वायु है वह निचले सतह के वायु के सापेक्ष जो इसकी चाल है, इसकी प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई 8%। क्लियर। तो ये है इस क्वेश्चन का मेन सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या किया, बहुत ही गंदे तरीके से समझाया है। मे भी शायद आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। क्लियर। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं करते हैं खत्म, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।